हाय फ्रेंड्स, ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कल से क्लास 12th का जो बायोलॉजी है तो उसको पढ़ना शुरू किया था और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज जो है आपके लिए बायोलॉजी का अगला लेक्चर लेकर के आए हैं। और इसमें मेन हम लोग का जो पहला चैप्टर जो हम लोग कल शुरू किए थे तो उसमें हम लोग आगे की जो चीजें हैं उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। और आज का जो वीडियो हम लोग का होगा इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो आपका पहला जो चैप्टर है 12th क्लास का जिसका नाम है क्या, तो जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उस चैप्टर को हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। और उसमें जो अगला जो आपका टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन यानी कि मतलब कि जो प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि प्रजनन बेसिकली क्या है और इसके अलावे प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी बात समझ में आ गई होगी कि हम आज क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए, बिना बातचीत किए हुए हम लोग आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। देखो बाबू, आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है कौन सा होने वाला है, प्रजनन, ठीक है। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन हम लोग को मेन यहाँ पे पढ़ना है, आप लोग ध्यान से समझिए। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्शन। अब आप लोग एकदम बढ़िया से ध्यान देकर के अगर सुनिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात कि प्रजनन क्या है, तो इसको तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग जब मतलब कि 6th या 7th स्टैंडर्ड में होंगे तो उसी टाइम में आपको बताया गया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो खैर एक बार फिर से हम चूंकि स्टार्ट किए तो उसको लेकर के ही चलेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, प्रजनन की अगर हम बात करें तो प्रजनन एक ऐसी विधि है, ठीक ना। वह विधि, आप लोग ध्यान से समझिए, वह विधि जिसके द्वारा कोई जीव जो है ना भाई, कोई जीव अपने जैसे नए जीवों या फिर ये कह सकते हैं कि अपनी प्रतिकृति, ठीक ना, अपनी प्रतिकृति को उत्पन्न करता है। को क्या करता है भाई, तो को उत्पन्न करता है। तो सुनिए ध्यान से, आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे कि प्रजनन क्या है यानी कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो आप क्या कहिएगा कि प्रजनन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कोई भी जो सजीव है तो वो क्या करता है, अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करता है, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देना है। देखो भाई, जब हम लोग बात करते हैं प्रजनन की तो इसमें आपको एक चीज हम पहले समझा देना चाहते हैं। जैसे देखिए, आप लोग जब 10th क्लास में पढ़े होंगे तो 10th क्लास में एक आपका चैप्टर होगा जिसको हम लोग कहते हैं बायो प्रोसेस, ठीक है। बायो प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम, ठीक ना। 10th क्लास में आपको एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजी का मिला होगा उसका नाम क्या है, तो बायो प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। तो अब हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि बायो प्रोसेस जो है तो क्या बायो प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है रिप्रोडक्शन, ये आपसे प्रश्न बन सकता है। तो पहले इसको आपको लिंक करने से पहले समझना पड़ेगा कि आखिर ये बायो प्रोसेस क्या होता है और तब जाके आप समझिएगा कि आखिर जो रिप्रोडक्शन है तो वह एक प्रकार का बायो प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सुनिए ध्यान से, अब हम आपको ये समझाने वाले हैं कि जो बायो प्रोसेस है तो बायो प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो देखो भाई, हमारे बॉडी में ध्यान से समझिएगा कि कोई भी जीव जो है ना तो उसके बॉडी में कुछ ऐसी जैविक क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा वो जीवित रहता है, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जीव के शरीर में कुछ ऐसी जैविक क्रियाएं होती हैं जो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जरूरी होती हैं। मतलब कि अगर वो क्रियाएं जीव में रुक जाएंगी, जीवों के शरीर में रुक जाएंगी तो फिर जीव क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जीव के शरीर में होने वाली जैविक क्रियाएं, ठीक ना, जैविक क्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, ठीक ना, समझ गए आप लोग। जीवित रहने के लिए
क्या हैं, तो आवश्यक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये बात आ गया होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जैव प्रक्रम क्या है तो आप क्या कहिएगा कि जीव के शरीर में होने वाली वैसी सभी क्रियाएं जो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जरूरी होती हैं, तो उन सभी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, बायो प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आपसे ये पूछे हैं कि क्या ये जो रिप्रोडक्शन है यानी कि जो प्रजनन की जो विधि है, तो क्या इसको हम लोग जैव प्रक्रम में रख सकते हैं? तो आप कहिएगा कि सर ये तो हम पढ़े ही नहीं है। तो हम आपको बता रहे हैं, देखिए जो जैव प्रक्रम है, तो जैव प्रक्रम के मतलब हिस्से के रूप में हम लोग प्रजनन को नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। यानी कि जो प्रजनन की विधि है वो जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, तो इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, हम आपको यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या समझाए हैं कि इसका डेफिनेशन होता है कि कोई भी जीव जो है, तो जीव के जीवित रहने के लिए जो प्रोसेस जरूरी है उनको हम लोग यहाँ पे जैव प्रक्रम कर रहे हैं। और रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो आपको ध्यान देना है कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं पृथ्वी पे जिनमें प्रजनन नहीं होता है। ठीक है, और प्रजनन न होने के बावजूद वो जीव क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करेंगे तो एक आप नाम सुने होंगे खच्चर, एक जानवर है खच्चर। तो खच्चर की अगर बात करिएगा तो खच्चर जो है इसमें लाइफ में कभी प्रजनन नहीं होता है। किसी भी खच्चर में प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, किसी भी खच्चर में प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। बावजूद इसके आप हमको ये बताइए कि क्या ये जीवित रहता है कि नहीं रहता है। तो आप कहिएगा कि सर ये तो जरूर जीवित रहता है, एकदम हम देखे हैं कि जीवित रहता है। तो बस इसी से निष्कर्ष निकलता है कि चूंकि देखिए इसमें प्रजनन तो नहीं हुआ, लेकिन बावजूद ये क्या है, जीवित है ना। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि देखिए अगर रिप्रोडक्शन जैव प्रक्रम का हिस्सा होता तो फिर खच्चर को क्या हो जाना चाहिए था, मर जाना चाहिए था। कैसे क्रम प्रजनन नहीं हो रहा है, तो इसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि जो प्रजनन है वो जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि चूंकि प्रजनन किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, ठीक ना, जीवित रहने के लिए प्रजनन जरूरी नहीं है। और इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो प्रजनन की जो क्रिया है वो जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है। इसमें एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हमारे आसपास में पाए जाते हैं बांझ महिला, ठीक ना, बांझ महिला या फिर पुरुष भी हो सकते हैं। तो बांझ महिला या पुरुष जो होते हैं तो इनमें भी प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है, इनमें भी प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन बावजूद आप हमको ये बताइए कि क्या ये मृत होते हैं, तो नहीं, ये भी जीवित रहते हैं। तो इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि प्रजनन की क्रिया जो है वो जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि वो किस लिए जरूरी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि जीवों के पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए जरूरी है, जीवों को अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करने के लिए जरूरी है, जीवों को अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए जरूरी है। ठीक ना। तो अब आप हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, अगर आपसे पूछे कि प्रजनन क्या है तो आप क्या कहिएगा कि प्रजनन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कोई भी जो जीव है वो क्या करता है, अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछेगा कि बताइए कि क्या प्रजनन जो है, तो प्रजनन क्या एक प्रकार का जैव प्रक्रम है, तो आप कहिएगा कि नहीं, क्योंकि जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत वैसी क्रियाओं को हम लोग रखते हैं जो कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जरूरी है, जबकि प्रजनन ना होने से कोई जीव मरता नहीं, यानी कि प्रजनन किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है। और इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है आपका प्रजनन जो है ये आपका बायो प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं होगा। क्लियर है ना। तो अब आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ रहा होगा कि सर आप तो ये बता दिया कि प्रजनन नहीं है, तो फिर बताइए कि आखिर इसमें किसको रखेंगे, यानी कि बायो प्रोसेस का हिस्सा कौन होगा। तो आपको ध्यान देना है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे एक पोषण, तो पोषण की जो विधि है ये आपका जैव प्रक्रम का हिस्सा हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका श्वसन है ये जैव प्रक्रम का हिस्सा हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका परिवहन है तो ये भी आपका जैव प्रक्रम का हिस्सा हो जाएगा। और इसके अलावे जो उत्सर्जन है, तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है ये किसके हिस्सा है, तो ये जैव प्रक्रम का हिस्सा है। हम उम्मीद करते हैं कि जितनी चीजें अभी तक हम आपको बताए हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए आपको अब हम आगे लेके चलते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और एक चीज और आपको हम बता देना चाहते हैं कि देखिए,
अगर आप बायोलॉजी को सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो इतना हम पे बिलीव कर सकते हैं कि हम आपका कोर्स पूरा कराएंगे इस चैनल पे, ठीक है। आपको इतना करना है कि हम जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं तो उसको आप कॉपी पेन अपने साथ में लेकर के बैठिए और इन सारी चीजों को आप साथ के साथ में नोट करते जाइए, ठीक है। इसके अलावे जो पीडीएफ वगैरह होंगे तो वो हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, लेकिन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ही काम करना है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा वैसे वैसे इसका साथ के साथ में नोट्स बनाते रहिए। नोट्स नहीं बनेगा तो कोई भी पढ़ाई करने का फायदा नहीं है। नोट्स अगर आपके पास में रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको जब भी रिवीजन करने का मन किया तो आप यहां से डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे जो है हम आपको बताने जा रहे हैं, अब आप ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रजनन क्या है ये तो हम आपको बता दिए हैं, ठीक ना। अब एक चीज आपको हम बता देना चाहते हैं कि भैया आखिर ये प्रजनन जो है तो प्रजनन किसी भी जीव के लिए जरूरी क्यों है। मतलब प्रजनन तो हम आपको बता दिए कि जीवित रहने के लिए तो जरूरी नहीं है, तो आखिर इसकी जरूरत क्या है जीव में, जीव के शरीर में इसकी आवश्यकता क्या है। तो आप इसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए आवश्यक क्यों, ध्यान से समझो, आवश्यक क्यों मतलब प्रजनन जो है ये किसी भी जीव के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसके लिए हम आपको कुछ की पॉइंट बता रहे हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि कोई भी जीव जो है ना, कोई भी जीव, तो कोई भी जीव जो पृथ्वी पर पाया जाता है तो वो चाहता है कि हमारा पृथ्वी पे अस्तित्व बना रहे। पहली चीज कि उसका वर्चस्व बना रहे, ठीक ना। और अगर वर्चस्व बना रहे तो उसके लिए क्या जरूरी होता है कि अपनी संख्या को बढ़ाए, क्योंकि जैसे जैसे उसकी संख्या बढ़ेगी तो अन्य जीवों की अपेक्षा वो क्या होते जाएगा, मजबूत होते जाएगी उसकी स्थिति। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि पहली चीज कि प्रजनन क्यों जरूरी है। तो पहला इसमें पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि कोई भी जीव क्या चाहता है कि पृथ्वी पर उसकी संख्या में लगातार इजाफा हो, लगातार वृद्धि हो, ठीक ना। तो अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए कोई भी जीव क्या करेगा यहां पर, तो कोई भी जीव अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए पहला बार यहां पर मतलब प्रजनन करेगा, ठीक है। तो एक तो यहां पे रीजन क्या हो गया कि संख्या, ठीक ना, संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि के लिए, समझ गए ना। तो पहला तो पॉइंट आपका हो गया कि कोई भी जीव क्या चाहता है कि अपनी संख्या में वृद्धि करना चाहता है। तो अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई भी जीव क्या करेगा, प्रजनन करेगा। तो एक तो आपका ये हो गया। अब देखिए दूसरी चीज ये होता है कि कोई भी जीव जो है ना, देखो भाई लगातार जलवायु परिवर्तन या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आपको आगे डिस्कस भी करेंगे। तो उन सभी कारणों से लगातार कहीं ना कहीं कुछ प्रजातियां विलुप्त हुई होती जा रही हैं, जिनमें प्रजनन की क्षमता समाप्त हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर पृथ्वी पर कोई भी जीव, किसी भी जीव को पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बना के रखना है, अपनी प्रजाति को लगातार लंबे समय तक बनाए रखना है पृथ्वी पर, तो उसके लिए भी जीवों में प्रजनन का होना एकदम जरूरी हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए तो दूसरा इसमें क्या हो जाएगा बाबू, तो दूसरा हो जाएगा अस्तित्व, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, ठीक है, बनाए रखने के लिए। क्लियर है ना। तो ये दो चीजें हो गई। इसके बाद में एक पॉइंट आपको और याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि संख्या को बढ़ाने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, तो दूसरा पॉइंट है कि किसी भी जीव को अपने अस्तित्व को, अपने स्पीसीज के अस्तित्व को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए भी क्या जरूरी है, तो जरूरी है आपका रिप्रोडक्शन, प्रजनन, ठीक है। अब देखो इसके अलावे नए प्रजातियों या नए स्पीसीज जो है ना बाबू, तो नए स्पीसीज के विकास के लिए भी, ठीक ना, नए स्पीसीज के विकास के लिए भी क्या जरूरी है, तो नए स्पीसीज के विकास के लिए भी आपका प्रजनन जरूरी है, ठीक ना। तो अब आप कहिएगा कि सर ये दोनों तो हमको समझ में आ गया, ये दोनों जो है तो ये तो हमको समझ में आ गया कि मतलब कि अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, जैसे जैसे नए नए संतान उत्पन्न होंगे तो संख्या बढ़ते जाएगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आप कहिएगा कि सर अगर संख्या बढ़ेगा तो पृथ्वी पे माने जीव का अस्तित्व बना रहेगा, ये भी हमको समझ में आ गया। लेकिन ये आप जो बताए हैं कि नए स्पीसीज का विकास के लिए, तो नए स्पीसीज का विकास आखिर कैसे होगा, ये तो क्वेश्चन हो गया। तो देखो बाबू आपको समझाते हैं हम। देखिए जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी
तो उस टाइम में कुछ ही मतलब कि जैसे कि पहले पहले तो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीवों का विकास हुआ था, ठीक। और उनमें क्या हुआ ना कि उनमें लगातार प्रजनन होते गया, और प्रजनन के साथ साथ में आपको ध्यान देना है कि प्रजनन के साथ साथ में उनमें लगातार इन्वायरमेंटल जो कुछ मतलब की चीजें होती गई, ठीक ना। तो उन सबके कारण धीरे 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 उनसे मतलब कि उन जीवों के स्ट्रक्चर में और उनके अंदर में जो मटेरियल है उनके बीच में मतलब कि कुछ कुछ हल्के हल्के परिवर्तन होते चले गए, ठीक। और फिर उन्हीं परिवर्तनों के कारण आगे चल के काफी लंबे समय के बाद में नई नई प्रजातियों का विकास लगातार होने लगा। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि देखिए, अगर आपको यहां पे घोड़ा और एक होता है गधा, ठीक ना, घोड़ा और गधा, आप ध्यान से समझिएगा। मतलब इसमें या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, इसमें आपको या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है, मतलब कुछ भी। तो गधा और घोड़ा जो है, तो इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है, यानी कि समझिए अगर ये मेल और ये फीमेल हो जाए, ठीक ना, मेल घोड़ा और फीमेल गधा हो जाए, ठीक ना, तो इनके बीच में अगर प्रजनन कराया जाए, लैंगिक जनन कराया जाए, तो इसके फलस्वरूप में उत्पन्न होते हैं खच्चर। कौन उत्पन्न होते हैं जी? खच्चर उत्पन्न होते हैं। और खच्चर में इन दोनों के लक्षण आ जाते हैं। बात को समझिएगा। जो घोड़ा है भाई, तो घोड़ा जो है, तो घोड़ा में क्या है कि घोड़ा में लक्षण होता है कि ऊंचाई पे चढ़ सकता है, पहला। और देखिए जो गधा है, तो गधा में क्या है ना कि गधा का लक्षण होता है कि ये माने बोझ को ढो सकता है। घोड़ा ऊंचाई पे चढ़ सकता है, तेजी से दौड़ सकता है, और गधा क्या कर सकता है? तो बोझ ढो सकता है। तो इन दोनों की जो मतलब कि क्रॉस करा करके जो संतान उत्पन्न होते हैं, जिनको खच्चर कहते हैं, तो खच्चर में क्या होता है? खच्चर में दोनों लक्षण आ गया, ये बोझ भी ढो सकता है और ऊंचाई पे पहाड़ वगैरह पे चढ़ भी सकता है, ठीक ना। तो अब देखिए प्रजनन, इन दोनों के बीच में प्रजनन कराया गया, तो इससे किसका विकास हो गया? एक नई प्रजाति का विकास हो गया, जिसका नाम क्या है? खच्चर। समझ गया ना। तो वही बात है, ये तो खैर आपको डायरेक्टली हम एक समझाने के लिए बोले हैं। ऐसे सारे जीवों का विकास इसी प्रकार से हुआ है। जैसे हम ही लोग हैं, तो हम लोग के भी विकास जो है कुछ इन्वायरमेंटल जो परिवर्तन हुए उसके कारण और कुछ प्रजनन के कारण जो है ना, लगातार हमारे बीच में अनुवांशिक पदार्थ जो थे उनमें कुछ भिन्नताएं आती चली गई, और फिर आगे चल के धीरे 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 करके मतलब मनुष्य का भी विकास हुआ है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हम आपको क्रम विकास पढ़ाएंगे, तो उसमें सारी चीजों को डील करेंगे, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। फिलहाल जो चीजें हम बता रहे हैं उसको आप समझिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बाबू, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप समझिएगा। देखिए ध्यान से समझिए। अब जो है, अब आपको समझना है कि भैया ये प्रजनन जो है, तो इसकी विधि क्या क्या हो सकती है। देखो अब क्या समझना है आपको? तो अब समझना है कि प्रजनन की क्या क्या विधियां हो सकती हैं, प्रजनन की कौन कौन सी विधि हो सकती है। तो देखो ध्यान से आप समझिए। देखिए प्रजनन की अगर हम आपसे विधि की बात करें, तो सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन, ठीक ना। इसी को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ गए आप लोग? इसको क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बाकी जो सेकेंड मेथड है उसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं जी? तो लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बात को आप लोग एकदम बढ़िया से ध्यान देकर के अगर समझिएगा तो सारी चीजें आपको आराम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए जब भी अलैंगिक जनन की बात की जाएगी कि अलैंगिक जनन में मतलब कि अलैंगिक जनन की विधि जब भी समझी जाएगी, तो उसमें आपको ध्यान देना है अलैंगिक जनन जब भी होगा तो उसमें आपको एक चीज एकदम क्लियर रखना है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव जो है ना, वही नए संतान को उत्पन्न कर सकता है। समझ गए आप लोग? जैसे द्विविखंडन की अगर बात करिएगा अलैंगिक जनन के अंतर्गत, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि एक ही जीव जो है तो क्या करता है कि उसके शरीर का विभाजन हो जाता है दो हिस्सों में, और उससे दो अलग अलग जीव बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मुकुलन की बात करिएगा, तो मुकुलन में भी क्या होता है कि जीव एक ही होता है, उसके शरीर से उभार निकलता है
जिसको हम लोग मुकुल या बड कहते हैं, और उस बड से ही मतलब वो बड डेवलप होकर के अलग होकर के एक नए जीव का विकास कर लेता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकलता है कि अलैंगिक जनन जो है ना, तो अलैंगिक जनन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें जो मदर सेल है, जो मदर बॉडी है, वो सिर्फ और सिर्फ कितने भाग लेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ एक मदर बॉडी भाग लेगा। ठीक है, तो देखो बाबू, इसमें आपको ध्यान देना है पहली बात कि इसमें क्या होता है कि इसमें एकल जनक भाग लेते हैं। ठीक ना, इसमें क्या होता है बाबू? तो एकल जनक भाग लेते हैं। बात को समझ गए आप लोग कि इसमें कौगो जनक भाग लेगा, कौगो मदर मतलब मदर बॉडी कितने भाग लेंगे इसमें? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जनक सेल भाग लेगा। ठीक ना, अब देखिए इसके बाद में जब इसमें बात करिएगा यानी कि लैंगिक जनन में, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें ऐसा मत बोल दीजिएगा कि अगर इसमें एक भाग ले रहा है तो इसमें दो भाग ले लेगा। ऐसा नहीं होता है बाबू, ध्यान से समझो। इसमें जो है ना बाबू, इसमें एकल जनक भी भाग ले सकते हैं। ठीक ना, एकल जनक, एकल जनक किससे भाग लेंगे भाई? तो एकल जनक जो है ना, ये भाग लेंगे आपके उभय लिंगाश्रयी में। ठीक ना, उभयलिंगी जो होंगे, तो उभयलिंगी में कितने जनक भाग लेंगे? तो उभयलिंगी में सिर्फ और सिर्फ एक जनक भाग लेगा। इसके अलावे दो जो जनक है ना, दो गो जनक, तो ये भी भाग ले सकते हैं। और ये किस में लेंगे? तो एक लिंगी जो होंगे, तो एक लिंगी जीवों में कितने जनक भाग लेंगे? तो दो गो जनक भाग लेंगे। बात को समझ गए आप? जैसे देखिए, एक लिंगी का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। एक लिंगी का मतलब होता है कि वैसे जीव जिनमें नर जननांग किसी अलग जीव में हो, मादा जननांग किसी अलग जीव में हो। ठीक ना, तो वैसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य जो है, तो मनुष्य में नर जननांग जो है ये किसमें होता है? तो ये पुरुष में होता है। मादा जननांग जो है वो महिला में होता है। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप क्या कह सकते हैं कि जो मनुष्य है, तो मनुष्य भी क्या होता है? एक प्रकार का एक लिंगाश्रयी होता है। गाय, भैंस, बकरा, बकरी, ये सब सारे के सारे क्या होते हैं? तो ये जो है ये आपके एक लिंगाश्रयी हो गए। समझ गए ना आप लोग? और कुछ जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? उभय लिंगाश्रयी होते हैं। जैसे केचुआ हो जाएगा, जोंक हो जाएगा, ये सारे क्या होते हैं? उभय लिंगाश्रयी होते हैं। ठीक ना, तो देखिए जो एक लिंगाश्रयी है, तो ओकरा में चूंकि दो गो इसमें गैमेट्स की जरूरत पड़ता है, तो उसमें दो गो जनक भाग लेते हैं। ठीक ना, और दोनों आपस में मिल करके, और मतलब उनके बीच में जो है मतलब उनके संलयन के फलस्वरूप क्या होता है कि एक नए जीव का विकास हो जाता है। ठीक ना, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी लैंगिक जनन की बात की जाएगी, तो लैंगिक जनन में अगर एक लिंगी जीव भाग ले रहे हैं, तो एक लिंगी जीव को भाग लेंगे? दो गो, एक नर और एक मादा। उनके बीच में जो है अपना मतलब जो भी प्रोसेस है उसके अनुसार अपना वो कंडक्ट करेंगे, और फिर उससे क्या होगा? एक नए संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। समझ गए ना? और जब उभय लिंगाश्रयी की बात की जाएगी, तो इसमें ध्यान से समझिएगा कि इसमें नर जननांग भी उसी में है, उसी जीव में, और मादा जननांग भी उसी जीव में। तो दोनों एक ही जीव में होने के कारण इसमें अलग अलग दो जीव को भाग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक ही जीव जो है ना वो पूरा का पूरा जो है काम कर सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि अगर अलैंगिक जनन की बात की जाएगी, तो अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक जीव भाग लेगा। और लैंगिक जनन की जब बात की जाएगी, तो लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेंगे? तो लैंगिक जनन में आपके एकल जनक भी भाग ले सकते हैं और दो जनक भी भाग ले सकते हैं। क्लियर है ना? एकल जनक कब भाग लेंगे? तो जब जीव उभय लिंगाश्रयी होगा। और दो जनक कब भाग लेंगे भाई? तो जब जीव एक लिंगाश्रयी होगा, तो उस टाइम में दो जनक भाग लेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसके बाद में अगला जो आपको समझना है वो समझिए। देखिए इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि जब इसमें एकल जनक भाग लेता है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि जो युग्मक है, ठीक ना, यानी कि गैमिट, तो युग्मक या गैमिट जो है क्या ये बनते हैं? तो आपको ध्यान देना है कि युग्मक या गैमिट का निर्माण अलैंगिक जनन की क्रिया में नहीं होती है। समझ गए ना? अलैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक जनन या फिर गैमेट का निर्माण जो है वो नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में ध्यान देना है कि अगर पूछे कि लैंगिक जनन में बताइए कि लैंगिक जनन में युग्मक यानी कि जो गैमेट हैं, तो गैमेट बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो ऑफकोर्स इसमें बनते हैं। ठीक ना, यानी कि अगर आपसे पूछे कि अलैंगिक जनन में युग्मक जनन होगा या नहीं होगा, तो आप क्या कहिएगा कि अलैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक जनन नहीं होता है।
जबकि लैंगिक जनन में युग्मक जनन होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो बाबू, जब इसमें युग्मक ही नहीं बना है तो युग्मक संलयन अर्थात निषेचन होगा। तो आप कहिएगा, निषेचन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक ना, फर्टिलाइजेशन। तो आपको ध्यान देना है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि नर और मादा युग्मकों के आपस में मिल करके और युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका यहाँ पे मतलब कि निषेचन कहलाता है। क्लियर ना? तो अब देखिए, इसमें तो चूंकि युग्मक ही नहीं बने हैं, तो जब इसमें युग्मक ही नहीं बने हैं तो फिर ये निषेचन करेगा? तो भैया नहीं करेगा। कैसे? युग्मक ना बना तो निषेचन कहां से करेगा? तो इसमें निषेचन की क्रिया भी नहीं होती है। और इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो युग्मक बनेंगे ना, तो ये कितने प्रकार के बनेंगे? तो ये 2 प्रकार के बनते हैं। ध्यान देना है, इसमें जो युग्मक बनते हैं तो युग्मक कितने प्रकार के बनते हैं भाई? तो इसमें युग्मक 2 प्रकार के बनते हैं। क्लियर? अब सुनिए, आगे आपको हम बताते हैं। देखिए, इसमें निषेचन नहीं हुआ, और इसमें अगर पूछे कि इसमें निषेचन जो है तो क्या निषेचन इसमें होता है? तो आप कहिएगा कि हाँ सर, इसमें निषेचन होता है। क्यों? तो देखो, इसमें 2 प्रकार के युग्मक बने हैं, और ये दोनों युग्मक क्या करते हैं ना, कि दोनों युग्मक आपस में जुड़ करके आपस में संलयन होता है इनका, और संलयन के फलस्वरूप एक नए मतलब सेल का निर्माण होता है जिसे जायगोट कहते हैं। समझ गए ना? तो वही बात है कि इसमें चूंकि 2 युग्मक के बीच में क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? निषेचन। तो मतलब एकरा में निषेचन होता है, एकरा में निषेचन नहीं होता है। ठीक ना? अब देखो बाबू, इसके बाद में अगला देखते हैं। तो देखिए, अब ध्यान से समझिए, इसमें चूंकि एकल जनक भाग ले रहे हैं। अब देखो, जनन की क्रिया जब होती है तो जनन की क्रिया में जो भी जनन द्रव्य है, यानी कि संतान जिनसे बनेगा, जनन द्रव्य से ही क्या बनते हैं? संतान बनते हैं। जनन द्रव्य का मतलब कि जो मतलब रिप्रोडक्टिव जो मटेरियल है उसी को जनन द्रव्य कहते हैं। तो जो जनन द्रव्य है, तो उस जनन द्रव्य से ही किसका निर्माण हो रहा है? संतान का। तो बात को समझिएगा, अगर अलैंगिक जनन की क्रिया हो रही है तो अलैंगिक जनन की क्रिया में जो भी जनन द्रव्य आएंगे तो वो सारे के सारे जनन द्रव्य जो हैं वो किस में से आ रहे हैं? तो एक ही जनक में से आ रहे हैं, एक ही में से आ रहा है ना। तो अब देखो, चूंकि सारे के सारे जनन द्रव्य एक ही जीव में से आ रहे हैं, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि इसमें जो संतान उत्पन्न होंगे तो संतान किसके जैसे हो जाएंगे? तो संतान जो है ये अपने जनक के समान हो जाते हैं। संतान किसके समान हो जाते हैं भाई? तो संतान जो है वो अपने जनक के समान हो जाते हैं। क्लियर? बात को समझ गए ना? देखिए, अगर आपसे पूछे कि अलैंगिक जनन में संतान जनक के समान होते हैं, क्यों? तो आप कहिएगा कि देखो भाई, अलैंगिक जनन की क्रिया में चूंकि एकल जनक भाग लेता है, और इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं तो उन संतान में एक ही जनक में से सारे के सारे जनन द्रव्य आते हैं। तो इसीलिए वो जो संतान है वो किसके जैसा हो जाता है? तो सेम टू सेम, चूंकि सब ओकरे में सही भी किया तो ओकरे जैसा हो जाएगा। बात को समझ गए? और इसमें देखिए, इसमें आपको ध्यान देना है कि 2 प्रकार के जनक और 2 प्रकार के युग्मक भाग ले रहे हैं ना, तो इसीलिए इनमें जो संतान उत्पन्न होंगे तो ये संतान क्या हो जाएंगे? अपने जनक से भिन्न हो जाएंगे। इसमें संतान कैसे हो जाएंगे भाई? तो इसमें संतान जो है ये अपने जनक से भिन्न हो जाते हैं, यानी कि अपने जनक के जैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है? इसके सारे जो रीजन है ना हम आपको क्लियर करके बताएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पूरा का पूरा जो भी आपको इसमें से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जितना डीप लेवल का क्वेश्चन होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। आपको बस ध्यान से एकदम जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं उसको समझते जाना है, और जहां पर भी आपको इसमें दिक्कत होगा, मान लेते हैं कि हम आपको समझा दिए, फिर भी इसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ दिक्कत है तो आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ई पाठशाला बाय दीपक शर्मा, उसको आप सर्च कीजिए, उसमें जुड़िए, और जो भी आपके डाउट हैं इससे रिलेटेड उसको पेज पर लिख करके या फिर क्वेश्चन लिख करके उसमें आप सेंड कीजिए, हम उसका अगले वीडियो में सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है? या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कहां पे दिक्कत आ रही है, आपको वीडियो में क्या कमी आ रही है, आप उसमें क्या सुधार करवाना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के एकदम पढ़ते जाना है, मजा से एकदम पढ़ना है। जहां पे दिक्कत हो आपको हमसे पूछ लेना है, पर्सनली आप हमको कॉल भी करके पूछ सकते हैं। ठीक ना? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको अपना नंबर तक पोस्ट कर देंगे, आप वहां से मेरा नंबर पे कॉल करके पर्सनली आप जहां पर भी दिक्कत हो आपको आप समझ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखो भाई, जनक को हम आपको समझा दिए कि जनक जो है इसमें आपके जनक क्या हो जाते हैं, तो मतलब जनक के समान संतान हो जाते हैं। और जनक के समान जो संतान होता है ना बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्लोन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अलैंगिक जनन की क्रिया जो है, तो आपको ध्यान देना है कि ये निम्न वर्ग के जीवों में होता है। समझ गए ना, निम्न वर्ग के जीवों में। और साथ ही साथ ये जो है ना, ये पौधों में भी होता है। पौधों में चूंकि कायिक जनन पाया जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक ना। पौधों में कौन सा जनन पाया जाता है भाई, तो उसमें कायिक जनन पाया जाता है। और कायिक जनन जिस जीव में भी पाया जाएगा, आपको क्लियर रखना है कि कायिक जनन जिनमें पाया जाएगा उन जीवों में क्या होता है, तो उनमें मेन आपको ध्यान देना है कि अलैंगिक जनन ही होता है, क्योंकि कायिक जनन भी एक प्रकार का क्या है, अलैंगिक जनन है। ठीक है। अब देखिए, बाकी इसकी अगर बात करिएगा तो ये उच्च वर्ग के जीवों में पाए जाते हैं। और खास करके ये किसमें पाए जाते हैं, तो ये जो है ये खास करके जंतुओं में पाए जाते हैं। समझ गए ना, ये किसमें पाए जाएंगे, जंतुओं में पाए जाएंगे। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि जो अलैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं, तो इसमें आपके ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि अलैंगिक जनन करने वाले जीव जो हैं, तो क्या वो विभिन्नता उत्पन्न करने में या फिर जीवों के मतलब कि जैविक विकास में, ठीक ना, नए जीवों या नए स्पीसीज के विकास में क्या ये सहायक होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक ना। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि जनन की क्रिया में आपको ध्यान देना है कि इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, ठीक ना। विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, ठीक ना। इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। और इसमें जाइएगा तो आपको ध्यान देना है कि दुग में से लक्षण आया, तो दुग में से लक्षण आने के कारण इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। क्लियर है ना। इसका रीजन समझिए पहले आप। देखिए, इसमें इतना तो आपको हम समझा ही दिए हैं कि इसमें टोटल जो भी जनन द्रव्य हैं वो सारे के सारे एक जीव में से आ रहे हैं। तो एक ही जीव में से आने के कारण जो इसमें संतान उत्पन्न हो रहे हैं, तो भी सेम टू सेम किसके जैसे हो जा रहे हैं, तो अपने जनक के जैसे हो जा रहे हैं। और इसीलिए चूंकि सेम टू सेम अपने जनक के समान हो गया, इसीलिए इनमें विभिन्नता उत्पन्न ना हुआ, ठीक ना। लेकिन जब इसकी अगर बात करिएगा, तो इसमें आपको समझना है कि जब लैंगिक जनन की क्रिया होती है, तो एक तो हो गए आपके नर और एक हो गए मादा, ठीक ना। तो नर में से कुछ आधे लक्षण आ गए और कुछ आधे लक्षण किसमें से आ गए, ये मादा में से। तब लैंगिक जनन की क्रिया में भैया इन दोनों में से देखा, एकरा में से क्या आता है, तो इसमें से मतलब आ गया आपका नर युग्मक, ठीक ना, और इसमें से मादा युग्मक। तो ये दोनों ना कुछ लक्षण लेकर के आया। तो जो इसके संतान उत्पन्न होगा, तो उसमें जो एक पूरा लक्षण आया, तो ये लक्षण जो है, इस लक्षण में मतलब संतान में जो लक्षण आया, उसमें से अधवा लक्षण किसमें से आया है, मादा में से आया है। अधवा लक्षण किसमें से आया, तो नर में से आया है। चूंकि दोनों में से इसमें लक्षण आया है, इसीलिए ये जो संतान होता है, ये ना तो अपने मतलब कि नर जनक के समान होता है और ना ही मादा जनक के समान होता है। और इसीलिए हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि जो आपका इसमें संतान उत्पन्न होगा, चूंकि अपने किसी भी जनक के समान पूरी तरह से नहीं है, इसीलिए ये क्या करेगा, तो विभिन्नता उत्पन्न करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अरे यार, आंख में क्या पड़ गया यार, आंख में क्या पड़ गया यार। चलिए ठीक है, आगे देखिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब देखो बाबू, इसके बाद में आपको ध्यान देना है, ये विभिन्नता वाला तो कॉन्सेप्ट हम आपको समझा ही दिए। एक चीज और आपको ध्यान देना है, एक ये भी पूछ सकता है कि उत्तरजीविता। तो देखो भाई, उत्तरजीविता जो है, उत्तरजीविता की संभावना अलैंगिक जनन करने वाले या अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान में उत्तरजीविता, यानी कि मतलब पृथ्वी पर आने के बाद में सरवाइव करने की जो क्षमता होती है, तो वो अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में कम होती है। ठीक है। अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में सरवाइव करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। जबकि अगर हम लैंगिक जनन करने वाले जीवों की बात करें, तो इनमें जो उत्तरजीविता होती है बाबू, तो ये इसमें उत्तरजीविता क्या होती है, तो इसमें उत्तरजीविता जो है ये आपकी
अधिक होती है। क्लियर ना? इसमें उत्तरजीविता की संभावना क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। इसमें क्या होगा? तो इसमें कम होगा। ठीक ना? आगे देखिए, आगे हम आपको समझाते हैं। अब देखो, इसके बाद में अब इसमें बहुत आपको अगर खूब डीप रेंज में क्वेश्चन पूछेगा यहां से, तो आपसे यह पूछ सकता है कि इसमें अलैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो इसमें ध्यान दो, इसमें अगर पूछे ना कि इसमें कोशिका विभाजन कितने प्रकार का हो सकता है, तो देखिए इसमें या तो आपका असूत्री होगा अलैंगिक जनन के दौरान, या तो इसमें आपका असूत्री विभाजन होगा, या फिर आपको यहां पे समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है? या तो इसमें असूत्री विभाजन होगा या फिर कैसा विभाजन होगा? तो समसूत्री होगा। और जब आप बात करिएगा लैंगिक जनन के दौरान कि कोशिका विभाजन कौन सा होगा, ठीक ना, कोशिका विभाजन, तो आपको ध्यान देना है कि लैंगिक जनन के दौरान जो कोशिका विभाजन होता है यह भी दो प्रकार के होता है। एक होता है अर्धसूत्री, ठीक ना, एक कौन हो जाएगा? अर्धसूत्री, और एक होता है इसमें भी समसूत्री। तो आपको ध्यान देना है, बात को समझिएगा। देखो बाबू, पहले इसमें समझो। देखिए हम क्या बताया कि जब भी अलैंगिक जनन की क्रिया होगी, तो अलैंगिक जनन की क्रिया में अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो आप क्या कहिएगा कि सर इसमें मतलब असूत्री विभाजन भी होता है और समसूत्री विभाजन भी होता है। तो देखो असूत्री विभाजन पूछे कि ठीक है, मतलब आपका है कि असूत्री और समसूत्री दोनों होता है, तो पूछेगा कि असूत्री विभाजन किसमें होता है। तो देख बाबू, हेजा क्या लिखा है हम कि निम्न वर्ग के जीवों, जो सूक्ष्म जीव है खास करके उनकी बात की जा रही है, और बाकी पौधे। तो देखिए जो भी आपके सूक्ष्म जीव है ना, तो सूक्ष्म जीवों में खास करके जैसे जीवाणु वगैरह हो गए, ठीक ना, जैसे मान के चलिए हम यहां पर क्या दे दिए जी, जीवाणु। तो इनमें जो है, इनमें जो कोशिका विभाजन होगा अलैंगिक जनन के दौरान, तो इनमें कोशिका विभाजन किस प्रकार का होगा? तो इसमें कोशिका विभाजन होता है असूत्री। और बाकी अगर आपसे पूछे कि जो पौधे हैं, पौधों में, या फिर आपसे पूछे ना कि पौधों के अलावे अगर आपसे पूछे, तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहां पर आपको जैसे प्रोटोजोआ हो गया, तो पौधा और जो प्रोटोजोआ होता है, तो इनमें अगर पूछे कि इनमें किस प्रकार का विभाजन होगा, तो आपको ध्यान देना है कि इनमें जो कोशिका विभाजन होता है वो कौन सा होता है? तो इनमें आपका समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर ना? आपसे पूछेगा कि अलैंगिक जनन के दौरान कौन कौन से कोशिका विभाजन होते हैं, तो आप कहिएगा कि सर इसमें असूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन भी होता है। अगर आपसे पूछे कि असूत्री विभाजन तब किसमें होता है, तो आप कहिएगा कि सर जो भी सूक्ष्मजीव होंगे यानी कि जो जीवाणु वगैरह होते हैं, तो उनमें किस प्रकार का होगा? तो उनमें हो जाएगा आपका यहाँ पे असूत्री विभाजन। जब आपसे पूछे कि समसूत्री किसमें होता है, तो आप क्या कहिएगा कि जो भी पौधे होते हैं, तो पौधों में यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा। इसके अलावा जो भी प्रोटोजोआ वगैरह होते हैं, तो प्रोटोजोआ में भी किस प्रकार का विभाजन होगा? तो समसूत्री विभाजन ही होगा। ठीक है? अब देखिए जब इसकी बात की जाएगी, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जब आपका युग्मक जनन होता है, क्या? युग्मक जनन, यानी कि युग्मक जब बनेंगे, ठीक ना, तो युग्मकों का निर्माण जो होता है वो किस विभाजन के द्वारा होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। युग्मकों का निर्माण किस विभाजन के द्वारा? तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि तब समसूत्री किस में होता है, तो आपको ध्यान देना है कि देखो जब निषेचन हो जाता है ना, तो निषेचन के बाद में बनता है आपका युग्मनज। क्या बनता है बाबू? युग्मनज, यानी कि जायगोट। और यही जो जायगोट है बाबू, तो ये जायगोट फिर किस में बदल जाता है? तो ये बनाता है भ्रूण। तो जायगोट से भ्रूण बनने की जो क्रिया होती है, तो उसमें जो विभाजन होता है ना, तो वो विभाजन कौन सा होता है? वो होता है आपका समसूत्री। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं भ्रूणोद्भव। क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं, यानी कि एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है? एम्ब्रायोजेनेसिस। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपसे पूछे कि लैंगिक जनन के दौरान कौन से कोशिका विभाजन होते हैं, तो आप क्या कहिएगा कि सर इसमें जो है, इसमें आपके अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? तो जब भी युग्मक बनेंगे, ठीक ना, तो युग्मकों के बनने की जो क्रिया होती है, यानी कि युग्मक जनन, तो युग्मक जनन के दौरान कौन सा होगा? तो युग्मक जनन के दौरान आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा। और जब आपसे पूछे कि समसूत्री कब होता है, तो आप क्या कहिएगा
कि युग्मक जब आपस में संलयित हो जाते हैं, यानी कि निषेचन की क्रिया के बाद में जो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट से जब भ्रूण का विकास होता है, यानी कि भ्रूणोद्भव की क्रिया के दौरान जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका समसूत्री विभाजन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए बात को आप समझिए, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अब देखो यहां से प्रश्न क्या बनेगा वो समझो। आपसे पूछेगा कि सर बताइए आप कि यहां पर अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा कि अलैंगिक जनन जनन की एक विधि है जिसमें एकल जनक भाग लेते हैं तथा युग्मक जनन और निषेचन के बिना ही नए जीव की उत्पत्ति कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों इसमें नहीं हो रहा है। समझ गया ना। आपसे पूछेगा कि अलैंगिक जनन क्या है, तो क्या कहिएगा कि अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें एकल जनक भाग लेता है तथा युग्मक जनन और निषेचन के बिना ही नए जीव का विकास कर देता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा आपसे अगर पूछे कि सर लैंगिक जनन क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि लैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें एकल जनक या फिर दो जनक भाग लेते हैं, ठीक ना, और युग्मक जनन और निषेचन के फल स्वरूप, मैंने ये दोनों होगा, समझ गए ना, तो युग्मक जनन और निषेचन के फल स्वरूप किसका निर्माण करते हैं, तो किसी नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। क्लियर। तो ये तो आपका 2 नंबर के क्वेश्चन जो कि आपको इंटर में शायद ही पूछेगा, लेकिन बशर्ते डेफिनेशन बनाने के लिए ये जरूरी चीज है, ठीक ना, आप यहां से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको ध्यान देना है कि उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछ सकता है ना कि अलैंगिक जनन की विशेषता बताइए, कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, तो आप क्या कहिएगा कि अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, अपना हेडिंग मार करके और लिखिएगा कि अलैंगिक जनन में एकल जनक भाग लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप कहिएगा कि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, जब युग्मक ना बनाए तो निषेचन नहीं होगा, तो निषेचन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद में आपको लिखना है कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होते हैं और इसलिए उनको क्या कहते हैं, तो क्लोन कहते हैं। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि अलैंगिक जनन निम्न वर्ग के जीवों में, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है उनमें, और इसके अलावे पौधों में कायिक जनन के रूप में होता है, ठीक ना। उसके बाद में अलैंगिक जनन के बारे में आपको ध्यान देना है कि अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा विभिन्नता नहीं उत्पन्न होती है। बाकी आपको ध्यान देना है कि अलैंगिक जनन की क्रिया में उत्पन्न जो संतान होते हैं तो उन संतान में उत्तरजीविता की संभावना क्या होती है, कम होती है, यानी कि सरवाइव करने की क्षमता कम होती है। बाकी कोशिका विभाजन पूछे कि अलैंगिक जनन के दौरान कौन सी कोशिका विभाजन होती है, तो आपको क्या बताना है कि इसमें 2 प्रकार की कोशिका विभाजन होती है। एक होती है यहाँ पे असूत्री विभाजन और दूसरी होती है समसूत्री। असूत्री विभाजन किसमें होगा, तो ये हो जाएगा आपका सूक्ष्म जीव में, और उसके बाद में अगर आपसे समसूत्री पूछे तो पौधों में हो जाएगा, और सूक्ष्म जीव के रूप में इसमें भी क्या होता है, तो प्रोटोजोआ में भी मेन आपका समसूत्री विभाजन मतलब कि अलैंगिक जनन के दौरान होता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर आपसे पूछे कि लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है, तो बस इसके अपोजिट, इसमें आप क्या कहिएगा कि लैंगिक जनन में एकल जनक भी भाग लेते हैं और 2 जनक भी भाग ले सकते हैं। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि लैंगिक जनन में युग्मक 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, और जब 2 प्रकार के युग्मक बना है तो दोनों युग्मक का फिर क्या होता है, निषेचन भी होता है इसमें। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि चूंकि एकरा में दो गो जीव में से जनन द्रव्य आ रहा है, इसीलिए इसमें जो संतान है वो अपने जनक से भिन्न होते हैं। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि ये उच्च वर्ग के जीवों में और जंतुओं में खास करके होता है। बाकी आपको ध्यान देना है कि इसके द्वारा विभिन्नता उत्पन्न होता है, चूंकि दुग में से जनन द्रव्य आया है, तो जो संतान है वो ना तो नर के समान ना मादा के समान अपना अलग कैटेगरी बनाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है, तो हो ही गया। इसके बाद में उत्तरजीविता की संभावना भी इसमें क्या होती है, तो अलैंगिक जनन करने वाले संतान की अपेक्षा इसमें उत्तरजीविता की संभावना क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और बाकी पूछे कि इसमें कोशिका विभाजन कौन सी होती है, तो आप क्या कहिएगा कि कोशिका विभाजन इसमें 2 प्रकार की होगी, अर्धसूत्री और समसूत्री। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसमें होगा भाई, तो ये युग्मक जनन की जब क्रिया होगी, यानी कि जब युग्मक बनेंगे तो उस दौरान अर्धसूत्री विभाजन होगा। जबकि समसूत्री कब होगा, तो जब युग्मनज से भ्रूण का विकास होगा, एम्ब्रायो का विकास होगा, यानी कि एम्ब्रायोजेनेसिस के दौरान कौन सा होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पे समसूत्री विभाजन। हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में अभी तक जितना हम आपको बताए हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब एक काम कीजिए, आप इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
अब चलिए बाबू, अब हम आपको इससे आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। और अब देखिए, अगला जो हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं वो है आपका असंग जनन। क्या है? असंग जनन, ठीक है। असंग जनन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहते हैं एपोमिक्सिस। क्या कहते हैं? इसको एपोमिक्सिस कहते हैं इंग्लिश में। अब आपको समझना पहले पहले ये है कि असंग जनन भैया आखिर है क्या। तो देखो, जिस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है, जिस प्रकार से क्या होता है? अलैंगिक जनन। तो देखो, अलैंगिक जनन में क्या होता है भाई? तो अलैंगिक जनन में आपको ध्यान देना है कि उसमें युग्मक जो है, तो युग्मक नहीं बनते हैं। अलैंगिक जनन में अभी जस्ट हम आपको बताए ना कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मक नहीं बनते हैं, तो असंग जनन में भी नहीं बनेंगे। और जब युग्मक ना बनेगा तो इसमें निषेचन होगा भाई, तो निषेचनो ना होगा, तो ये दोनों नहीं होता है, ठीक ना। तो अब आप कहिएगा कि सर आप तो बता दिए कि तो इसमें ना तो युग्मक बनेगा ना निषेचन होगा, तो सर इसको आप अलैंगिक जनन ही क्यों नहीं कह दिए? तो देखिए, इसमें आपको समझना यह है कि असंग जनन जो है ना, असंग जनन की खोज सबसे पहले पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने किया था, यानी कि इसके खोजकर्ता, ठीक ना, खोजकर्ता। तो इसकी खोजकर्ता जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? विंकलर। क्या नाम था भाई? तो असंग जनन की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था विंकलर, ठीक ना। विंकलर ने ही सबसे पहले पहले 1908 ईस्वी में असंग जनन की खोज की थी, यानी कि एपोमिक्सिस की। और इनके द्वारा यह कहा गया था, बात को समझिएगा, विंकलर ने जो कहा था वो हम आपको बता रहे हैं। विंकलर ने यह कहा था कि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है, ठीक ना, लैंगिक जनन की प्रक्रिया, तो बात को एकदम बढ़िया से आप समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। लैंगिक जनन की प्रक्रिया को किसी भी ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें क्या ना हो, तो जिसमें आपका युग्मक जनन, ठीक ना, जिसमें युग्मक जनन तथा निषेचन न हो। कौन सी न हो? तो निषेचन न हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे असंग जनन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं जी? तो असंग जनन कहते हैं। क्लियर है? अब सुनिए, अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, आपको हम समझाते हैं। देखो बाबू, एक व्यक्ति हुए और उस व्यक्ति का नाम क्या है? विंकलर। तो विंकलर ने ही सबसे पहले पहले असंग जनन की प्रोसेस के बारे में सबको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इन्होंने ये बात कहा था कि देखो भाई, अलैंगिक जनन तो जो जीव करते हैं वो तो करते ही हैं, कुछ लैंगिक जनन करने वाले, यानी कि सुनिए ध्यान से, लैंगिक जनन करने में कुछ सक्षम जीव हैं। जैसे आप पौधे की ही बात करिएगा तो पौधा जो है क्या होता है? तो पौधा लैंगिक जनन करने में एकदम सक्षम होता है, तो सबको पता है पौधा क्या होता है। तो पौधा लैंगिक जनन करने में सक्षम होता है, समझ गए ना। लेकिन इसके बावजूद जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? लैंगिक जनन करने में सक्षम होने के बावजूद उनमें कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी वो कायिक जनन करते हैं। और जब कायिक जनन करते हैं तो उसमें ना तो युग्मक बनता है और ना ही उनमें निषेचन की क्रिया होती है, ठीक। तो बात को आप समझ गए ना कि पौधा में लैंगिक जनन करने की क्षमता थी, पौधा में लैंगिक जनन करने की क्षमता थी, बावजूद इसके उसने लैंगिक जनन न करके और फिर उसको मतलब लैंगिक जनन को नहीं किया और लैंगिक जनन न करके और जनन की विधि किस रूप में प्रतिस्थापित कर दिया? तो एक ऐसी विधि के द्वारा उसने जनन कर लिया जिसमें ना तो युग्मक बना और ना ही निषेचन हुआ। समझ गए ना। यानी जैसे देखिए, जैसे आपका जब असंग जनन की बात की जाएगी तो असंग जनन बोले ना कि इसमें ना तो युग्मक बनेगा ना निषेचन होगा। तो देखो, पौधा में लैंगिक जनन की क्षमता थी, बावजूद इसके उसने क्या कर लिया? कायिक जनन किया, या फिर अनिषेक बीजता एक मिलता है इसमें। तो कायिक जनन किया, तो कायिक जनन जब किया तो कायिक जनन में ना तो पौधा युग्मक बनाया और ना ही निषेचन किया,
ठीक ना। तो बताओ इसमें कि जो निषेचन मतलब जो पौधा है, तो पौधा में लैंगिक जनन की क्षमता थी, तो उसने लैंगिक जनन की विधि को न चुन करके एक ऐसी विधि को चुन लिया जिसमें ना तो युग्मक जनन की जरूरत थी और ना ही निषेचन की जरूरत थी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग असंग जनन कहते हैं। यानी इसमें आपको कभी भी युग्मक जनन और निषेचन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। असंग जनन पूछे कि असंग जनन क्या है, तो क्या कहिएगा कि लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसको किसी एक ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापित कर देना, यानी कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया को छोड़ करके किसी एक ऐसी विधि के द्वारा जनन कर लेना जिसमें ना तो युग्मक जनन हो और ना ही निषेचन हो। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं असंग जनन। ठीक है, अब देखो बाबू, अब इसमें आपको ध्यान देना है कि असंग जनन करने वाली जो प्रजातियां होती हैं, ठीक ना, यानी कि जिन जीवों में असंग जनन होगा, तो असंग जनन करने वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग असंग जनक कहते हैं। ठीक ना, असंग जनन जो जीव करेंगे तो उन जीवों को हम लोग क्या कहेंगे, तो उनको हम लोग असंग जनक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बाकी इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि असंग जनन के अंतर्गत हम लोग 3 प्रकार की विधियों को मेन पढ़ेंगे, जिसमें अलैंगिक जनन जो है ना, तो अलैंगिक जनन को भी इसमें पूरा का पूरा जितना अलैंगिक जनन की जो विधि है, तो वो सारे विधि को हम लोग को इसमें ले लेना है। इसके बाद में इसी में हम लोग को ले लेना है किसको, तो इसी में हम लोग को कायिक जनन को ले लेना है, और कायिक जनन के अलावे इसी में हम लोग को किसको ले लेना है, तो इसी में हम लोग को अनिषेक बीजता को ले लेना है। किसको ले लेना है भाई, अनिषेक बीजता को ले लेना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहां पे ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आपको आज के क्लास में हम इतना ही बताएंगे असंग जनन तक, और असंग जनन के बाद में कल का जो हम लोग का वीडियो होगा, तो कल के वीडियो में हम आपको पूरा अलैंगिक जनन जो है ना, तो अलैंगिक जनन के बारे में पूरा हम आपको कोशिश करेंगे कि कल ही खत्म कर लिया जाए। हालांकि खत्म तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कल इसमें लगभग मतलब आधा से अधिक जो कंटेंट है वो आपको हम कल के क्लास में खत्म कर दें। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं हमारे इस YouTube फैमिली का हिस्सा बन सके। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हृदय की गहराइयों से आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार।